सो वेलकम बैक गाइस। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ईएम वेव्स। तो ये वीडियो खास उन बच्चों के लिए है जिनको लगता है कि ईएम वेव से तो सिर्फ एक क्वेश्चन आता है, इसको अगर हम स्किप भी कर दें तो चलेगा, है ना सर। एक क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, स्किप कर देते हैं इसको, क्या फ़ायदा। और इतने बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, जैसे 4 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं, हमसे पहले वही कंप्लीट कर लें, तब टाइम मिलेगा तो उसको कर लें। तो ऐसे बच्चे ज़रूर देखें। तो गाइस जो ये चैप्टर है ईएम वेव्स, जिसको कि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहते हैं, ये चैप्टर एक डेकोरेटिव चैप्टर है। कैसा चैप्टर है? डेकोरेटिव। डेकोरेटिव का मतलब ये हो गया कि जैसे फेस्टिवल भी आने वाला है, आपने अपना पूरा घर साफ कर लिया, लेकिन अगर आप सजावट ना करो, घर डेकोरेट ना करो तो मज़ा नहीं आता है। तो मतलब ये है कि इस चैप्टर से जो एक क्वेश्चन आएगा उसके जो 4 मार्क्स हैं वो डिसाइड कर सकता है कि आपको मनचाहा मेडिकल कॉलेज मिलेगा कि नहीं। आपका सिलेक्शन हो गया, होना भी चाहिए नीट में। और बाई चांस आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बोलो सर कॉलेज तो मिल गया लेकिन मनचाहा कॉलेज नहीं मिलेगा। तो इस चैप्टर के जो 4 मार्क्स हैं डिसाइड कर सकते हैं कि आपको मनचाहा कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो एक्चुअली में इस चैप्टर में सिर्फ गिने चुने 1-2 कंसेप्ट हैं और जो क्वेश्चंस भी आते हैं वो ज़्यादा टफ नहीं आते हैं। इस बार का जो नीट का पेपर था, हालांकि वो थोड़ा सा टिपिकल था, जो ईएम वेव से क्वेश्चन आया था। तो बात फिर यही आ जाती है, अगर हमें पता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, तो दिक्कत की कोई बात ही नहीं है। और मैं तो जो ये ईएम वेव से क्वेश्चन आते हैं ना, इसको बोनस क्वेश्चन कहूँगा। वो नहीं होता बिना मेहनत के मार्क्स जो मिल जाते हैं, ये कुछ इसी तरह का चैप्टर है। तो आइए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ताकि हम लोग 4 में से 4 लेके आए इस चैप्टर में। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से वो है डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट के बीच में। कि अगर डिस्प्लेसमेंट करंट दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट के बीच में क्या लिंक है? डिस्प्लेसमेंट करंट एंड कंडक्शन करंट, जैसा कि इस बार के नीट के पेपर में आया था। तो क्या होता है इसमें, एक कैपेसिटर लगा दिया हमने, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। तो हमें पता है कि आउटर सर्किट में कंडक्शन करंट फॉलो करेगा, लेकिन करंट की कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए प्लेट्स के बीच में करंट फ्लो करेगा, जिसको कि हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इस बार का जो पेपर आया था 2019 का नीट का, उसमें क्या था कि हम लोगों को कंडक्शन करंट हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, उसके बेस पे हम लोग को डिस्प्लेसमेंट करंट निकालना था। एक्चुअली दोनों निकालने थे। तो क्या करना होता है, अब ये किसी भी टाइम पे जो कैपेसिटर है उस पर क्या चार्ज होगा? क्यू होगा। तो क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्यू इज CV। तो कैपेसिटर के अक्रॉस किसी भी इंस्टेंट पे जो चार्ज है वो वेरी करेगा। V है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। V इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो अभी चार्ज वेरी करेगा। कंडक्शन करंट क्या होगा? कंडक्शन करंट इज dQ/dt। ठीक। तो इसमें अगर पुट करें, डिफरेंशिएट कर दे दोनों साइड, तो कंडक्शन करंट क्या आ जाएगा? C टाइम्स dV/dt। और ये चीज़ हमको क्वेश्चन में गिवन थी कि जो वोल्टेज है वो किस रेट से चेंज कर रहा है। आप लोग देख सकते हैं लास्ट ईयर का, मतलब 2019 वाला पेपर। तो कंडक्शन करंट तो हमारा आ गया, फिर बात आती है कि डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे निकलेगा। वैसे तो डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, नहीं एप्सिलॉन नॉट रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट। कि ये जो यहाँ पे बीच में जो फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस रेट से चेंज हो रहा है। लेकिन हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। तो होता क्या है कि हमें पता है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो उस कंसेप्ट को लगा के हम लोग बड़े आसानी से बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट विल बी सेम एज कंडक्शन करंट। जैसे जैसे कंडक्शन करंट चेंज करेगा वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट करंट भी चेंज करता जाएगा। तो ये तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था जो आता है। सेकंड टाइप का क्वेश्चन जो आता है इस चैप्टर से वो है जनरेशन ऑफ ईएम वेव। ईएम वेव जो जनरेशन होता है, जनरेशन ऑफ ईएम वेव। अब इसमें क्या, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जाता है कि ऐसा, सबसे पहले तो पार्टिकल के बारे में पूछा जाता है, चार्ज पार्टिकल के बारे में, कि ऐसा कौन सा पार्टिकल है जो ईएम वेव जनरेट करेगा। तो हमको पता है कि ईएम वेव इज टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्या होती है ईएम वेव? टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो सिर्फ एक्सेलरेटेड चार्ज के केस में ही टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बन सकती है। तो सिर्फ एक्सेलरेटेड चार्ज ही ईएम वेव बना सकता है। फिर बात आती है ईएम वेव की। ईएम वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है इसमें।
इलेक्ट्रिक वेव भी होती है और मैग्नेटिक वेव भी होती है, मतलब टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बनती है, दैट इज ईएम वेव, राइट। तो बात ये आती है कि अगर ईएम वेव है तो ईएम वेव जो है वो ट्रांसवर्स वेव है, तो जो डायरेक्शन, जो एनर्जी ट्रांसफर है ईएम वेव की और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या रिलेशन है। तो ये हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वाई डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड अगर जेड डायरेक्शन में है तो ईएम वेव जो ट्रेवल करेगा वो एक्स डायरेक्शन में करेगा, यानी कि जो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल है वो ई क्रॉस बी से आएगा। जो वेव का डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल है वो ई क्रॉस बी से आएगा। एक तो इस पे क्वेश्चन आते हैं और फिर ये आ जाता है कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हैं वो वेव है, तो किसी इंस्टेंट पे वेव इक्वेशन दे दी आपसे पूछा जाएगा कि वेव किस डायरेक्शन में जा रही है, पॉजिटिव एक्स में आ रही है, नेगेटिव एक्स में जा रही है, वो हम निकाल लोगे, बेसिक एनालिसिस ऑफ वेव। और फिर इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये आती है कि अगर मेरे को एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है और मुझे एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, दैट इज ई नॉट बाई बी नॉट इज सी, तो आप खटाक से निकाल दोगे। दोनों में से, दोनों एम्पलीट्यूड में से कोई एक भी एम्पलीट्यूड दिया होगा तो दूसरा तो हम निकाल ही लेंगे ना, उसमें क्या दिक्कत है। और जो तीसरी तरह के क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, हमारे आसपास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ही है, आसपास हमारे ईएम वेव्स का साया है ना। विजिबल लाइट हो गई, इंफ्रारेड हो गई, हीट वेव्स हो गई, यूवी रेज हो गई, सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो तीसरी तरह के जो क्वेश्चन आते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से आते हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जितनी भी वेव्स आती हैं उन सब की वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, ये हमें पता होना चाहिए, किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। तो एक ऑर्डर में आप याद कर लो, चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर वेवलेंथ की उसमें याद कर लो, चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर वेवलेंथ की में याद कर लो, है ना। गामा रेज हो गई, फिर एक्स रेज हो गई, फिर यूवी रेज हो गई, फिर विजिबल रेज हो गई, इंफ्रारेड हो गया, माइक्रोवेव हो गया और रेडियो वेव हो गया। तो इस ऑर्डर में अगर हम जाएंगे तो वेवलेंथ इंक्रीज करेगी। तो इनमें आपस में रिलेशन पता होना चाहिए। और साथ ही साथ जो इंडिविजुअल वेव्स हैं इनकी क्या खासियत है, कि इंफ्रारेड की क्या खासियत है। इंफ्रारेड वेव्स को हम लोग हीट से रिलेट करते हैं, इसी तरह से यूवी रेस को ओजोन से रिलेट करते हैं, ओजोन ब्लॉक करता है उसको। और सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक कौन सा होगा, सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक होगा गामा रेस। तो ये टिपिकल चीज़ें हम लोगों को पता रहनी चाहिए।